आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन और आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे ये सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 50-60 क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में एक आपका चैप्टर दिया होता कि विभिन्न सामाजिक मुद्दे, घरेलू हिंसा यानी कि सब तलाक जो था ना, अंतर पीढ़ी संघर्ष, उसी का चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विवाह के संदर्भ में किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में हैं, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में। ये कितनी बार हमने कहा कि जैसे भी आपको सोशियोलॉजी में कोई स्टेटमेंट नज़र आता है, आप कॉपी में एक पेज पर एकत्रित करके यानी कि एक जगह पर सारे स्टेटमेंट को लिखें। जब एक जगह पर आपको चीज़ें लिखी रहेंगी तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दोनों में अंतर कर पाएंगे। माना क्या, पहले आपने एक स्टेटमेंट लिखा, फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके एक ही पेज पे लिखे हैं, तो आप दोनों स्टेटमेंट में क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे और देख पाएंगे क्या दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। इसीलिए आपसे शुरुआत से कहते आ रहे थे कि जो भी आप सोशियोलॉजी के बुक्स लिखिए वो एक पेज में लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए एक पेज में लिखिए, जितने भी कथन निष्कर्ष होते हैं सब एक पेज पे लिखेंगे। ठीक है, उसी जहाँ पर आप पेज पे लिख रहे थे वहाँ पर इसको भी लिख लीजिए। तो ये हमारा किसने किया था, ये हमारा ई बेस्ट मार्क्स साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉबिन फॉक्स के अनुसार विवाह के विभिन्न उद्देश्यों में किसे शामिल नहीं किया जाता। देखो क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है, शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति की रक्षा, बी हमारा है भावनात्मक संतुष्टि, सी है बंधुत्व की भावना एंड डी हमारा है वैध यौन शोषण। तो किसमें शामिल नहीं किया, ये हमारा हो जाएगा बंधुत्व की भावना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस भारतीय विद्वान का मानना है कि हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति हैं। ये किसने माना है। ऑप्शन नंबर ए है मेघातिथि, बी हमारा के.एम. कपाड़िया, सी है पी.एन. प्रभु एंड डी हमारा है मनु। तो ये के.एम. कपाड़िया साहब ने कहा था कि हिंदू विवाह के 3 धर्म होते हैं, प्रजा, रति और धर्म। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वात्स्यायन ने किस विवाह को आदर्श विवाह माना है। जब हम विवाह वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ बता रहे थे कि आदर्श विवाह क्या होता है। ठीक है, दैव विवाह क्या होता है, असुर विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह क्या होता है, प्रजापात विवाह क्या होता है। इन सारे विवाहों में हम अपने हाथ से खुद के नोट से आपको पढ़ाया था। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर मेरे मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहाँ पर जितने भी हाथ के बने नोट्स हैं आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं और साथ ही साथ उनका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है। तो वात्स्यायन ने किस विवाह को आदर्श विवाह माना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रजापात विवाह, बी हमारा देव विवाह, सी है असुर विवाह एंड डी हमारा है गंधर्व विवाह। तो किसको माना है, इन्होंने गंधर्व विवाह को माना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम समाज में विवाह को डांट डांट माना जाता है, प्राचीन काल से यही परंपरा आज भी चली आ रही है। ऑप्शन नंबर ए है संस्कार, बी हमारा है संविदा, सी हमारा प्रतिफल एंड डी हमारा निकाह। तो इन्होंने मुस्लिम समाज में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह का एक संविदा है। देखो फिर आ गया, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें पुरोहित और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन किसका था, यानी कि जब मुस्लिम विवाह होता है तो देखा होगा वहाँ पर मौलवी या जो भी मौलाना होते हैं वो करवाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी पुरोहित यानी कि पंडित और कर्मकांड ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, इस किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है के.एम. कपाड़िया, बी हमारा अमीर अली, सी है मुल्ला वाजीर एंड डी हमारा है जिगर मुरादाबादी। तो इन्होंने जो कहा था हमारे अमीर अली साहब ने कहा था। तो इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मुताह यानी कि अस्थायी विवाह है, किस मुसलमान में अधिक प्रचलित है। जो हमारा अस्थायी प्रकार का एक विवाह होता है इसे मुताह विवाह कहते हैं। ये किस प्रकार के मुसलमानों में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है तातर मुसलमान, बी हमारा कुर्द मुसलमान, सी है रोहिंग्या मुसलमान एंड डी हमारा है सिया मुसलमान। तो ये सिया मुसलमान लोगों में मुताह यानी कि अस्थायी प्रकार का विवाह क्या है, प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है भाई साहब, देखेंगे कौन सा सुमिलित नहीं है। ये है लियोन पति जब पहली बार व्यभिचारी का आरोप लगाता है। अच्छा, लियान या जानते तो क्या होता है, पति जो होता है, हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ के ऊपर आरोप लगाता है, गलत आरोप लगाता है कि आप उससे बातचीत कर रहे थे, आप मतलब कि कहने का मतलब एक प्रकार का आरोप लगाता है। ठीक, वो हमारा लियोन होता है। मुबारक मतलब क्या होता है, रजामंदी शादी, बिल्कुल बात सही। इला है एक बार में 3 बार तलाक का करिए, नहीं होता है। तलाक उल तफवीज़ पति पत्नी के रजामंदी से होना नहीं, तलाक जो होता है, ये तीनों हमारे सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट है, संकट काल में जब व्यक्ति
व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए यह जीवन पर्यंत परिश्रम करता रहता है। यह कथन किसका था? ए हमारा है मैकावर का, बी हमारा मेलिनोवस्की का, सी है अरस्तु का एंड डी हमारा कार्ल मार्क्स का। तो ये हमारा मैकावर एंड पेज का था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है परिवार समाज की कोशिका के समान होती है। यह कथन किस विद्वान का है? यानी कि जो परिवार है वो समाज की कोशिका है, यह किसने बोला था? ऑप्शन नंबर ए है मैकावर या पेज, बी हमारा अरस्तु, सी कॉम्टे साहब एंड डी हमारा टाइलर। तो ये जो कहा था वो हमारे कॉम्टे साहब ने बताया था। देखो ये क्वेश्चन आपके नए हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, इसलिए आपसे आग्रह अनुरोध है जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको नहीं लिखना है, जो नहीं आते हैं उनको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा और बारी बारी से रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार के संदर्भ में मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए है ऑगबर्न ने, बी हमारा है बैकोफन ने, सी हमारा ब्रिफॉल्ट ने एंड डी हमारा है मॉर्गन ने। तो ये ब्रिफॉल्ट साहब ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एकल विवाह सिद्धांत वेस्टरमार्क, बी हमारा प्रगतिवादी सिद्धांत मैकावर, सी हमारा आर्थिक सिद्धांत रॉल्फ विलिंगटन एंड डी हमारा उद्विकासीय सिद्धांत बैकोफन। तो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो हमारा जो प्रगतिवादी सिद्धांत है मैकावर पेज का ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आयोग ने जातिगत असमानता के संदर्भ में कहा था कि भारत में व्याप्त जातिगत असमानता हमारे दिमाग को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर है? ये किसने कहा था? ये है कालेकर समिति, बी हमारा वेंकट चलैया समिति, सी हमारा मंडल आयोग एंड डी हमारा है मुदलियर आयोग। तो ये हमारा मंडल आयोग का ये कहना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अवलोकन के अंतर्गत भारत के किस भाग में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का प्रभाव अधिक है? कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत, बी हमारा दक्षिण भारत, सी हमारा पूर्वी भारत एंड डी हमारा पश्चिमी भारत। तो हमारा इंडिया ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में छुआछूत का अस्पृश्यता का अधिक प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि व्यक्ति को अपनी जाति वाले व्यवसाय को करना पड़े तो इसका परिचायक समझा जाता है। परिचायक समझा जाता है ए है सामाजिक मजबूरी, बी है जातीय दबाव, सी है जातीय व्यवसाय रूढ़िगत या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो परिचायक समझा जाता है कि जातीय व्यवसाय का रूढ़िगत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक लैंगिक असमानता के अंतर्गत किस तथ्य को शामिल किया जाता है? किस तथ्य को शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लिंग परीक्षण के द्वारा गर्भपात कराना, बी है मौलिक अधिकारों से वंचित रखना, सी है आधुनिक तकनीकी शिक्षा से वंचित करना एंड डी हमारा है व्यवसाय से महिलाओं को दूर रखना। तो लैंगिक असमानता के अंदर किस तथ्य को शामिल किया जाता है? तो लैंगिक असमानता मतलब ये है कि लड़का है लड़की है, यही असमानता होती है लैंगिक में। तो क्या होगा, लिंग का परीक्षण करवाते हैं और गर्भपात करवा देते हैं, यही शामिल है, बाकी अधिकार से इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन नंबर ए फ्रेजर, बी है मेलिनोवस्की, सी है जॉनसन एंड डी हमारा हबल। तो किसका था? यह हमारा जॉनसन साहब का था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म के संदर्भ में आत्मवाद एवं जीववाद का प्रतिपादन डॉट डॉट किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है टेलर, बी हमारा है मैक्स मूलर, सी ऑगबर्न एंड डी हमारा है टाइलर। तो ये हमारा टाइलर साहब का प्रतिपादन था, तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं से हुई है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर ए है लियो टॉल्स्टॉय, बी हमारा है मैक्स मूलर, सी है बाल गंगाधर तिलक एंड डी हमारा होमर। तो ये मैक्स मूलर साहब का था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टोटमवाद के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? देखो गलत छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका प्रतिपादन दुर्भिक्ष ने किया था, बिल्कुल बात सही है। इसके तहत समाज को देवता माना गया है, बिल्कुल। टोटम वोटम जो करते हैं ना वो क्या करते हैं, समाज को देवता मानते हैं ना। नेक्स्ट हमारा है धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। धर्म अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, गलत होती है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर एक देख लीजिए, भाषा एक पद्धति है जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया का समावेश होता है। बी हमारा है यह यादृच्छाई संकेत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। सी हमारा है भाषा वंचिका ध्वनि संकेत है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अभिव्यक्ति किया जा सकता है। एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो ये सारे कथन सही हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा का प्रकार नहीं है, कौन सी एक भाषा का प्रकार नहीं है। सभी को पता है 3 प्रकार की भाषा होती हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा, लेकिन तार्किक भाषा नहीं होती। तार्किक मतलब रीजनिंग वाला, तो रीजनिंग वाला नहीं होता है। बाकी हमारी लिखित होती है, मौखिक होती है और सांकेतिक भाषा होती हैं। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखित भाषा हो गई, बातचीत करते हैं तो क्या है, मौखिक भाषा है। अगर संकेत करते हैं, छोटा बच्चा होता है, अगर कोई खिलौना चाहिए होता है उसको, तो हाथ से इशारा करता है कि मम्मी हमको वो चाहिए, तो क्या है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो 3 प्रकार की भाषाएं होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है। तो हमारा तार्किक कोई भाषा नहीं होती है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग का टर्म है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटे बच्चों और माँ के बीच का संबंध किस भाषा के माध्यम से पूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सांकेतिक भाषा, बी हमारा मौखिक भाषा, सी हमारा लिखित भाषा, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो छोटा बच्चा है और उसकी माँ है, तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा तो किस प्रकार का होगा, वो सांकेतिक भाषा का होगा। ठीक है, छोटा बच्चा है, वो अगर उसको खिलौना चाहिए होता है तो मम्मी की तरफ हाथ उठा के कहता है कि हमको ये खिलौना चाहिए, तो मम्मी उस खिलौने को दे देती है, तो उस पर क्या है, सांकेतिक भाषा का बच्चा प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा का अंग नहीं होता है। ए है ध्वनि, बी है वर्ण, सी है लिपि, डी हमारा आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है ये हमारा फिजिक्स का टर्म है। ठीक, आवृत्ति ये नहीं होता, बाकी वर्ण, ध्वनि, लिपि ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है भारत में बाल शोषण के बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं। भारत में बाल शोषण के बढ़ने के कारण क्या है, बाल का शोषण, छोटे बच्चों का शोषण होना। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक रूप से कमजोर होना, बी है शिक्षा से वंचित रहना, सी है कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि, एंड डी हमारा उपरोसमी। तो भारत में बाल शोषण यानी कि कोई बच्चा होगा उसको शोषण किया जा रहा है, तो क्या होगा, वो पैसे से कमजोर होगा, शिक्षा से वंचित होगा, कमजोरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का होगा। देखो मैं आपको बता दूं कि बाल शोषण होता क्या है। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होटलों पे काम करते हैं, बर्तन धुलते हैं, तो क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, वो शिक्षा के अभाव से ग्रसित हैं, उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी कमजोर है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बाल शोषण के बढ़ने के मुख्य कारण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसात्मक गतिविधियों के मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार माना गया है, किसे जिम्मेदार माना गया है। ऑप्शन नंबर ए है पारिवारिक मूल्यों का अभाव, बी हमारा शिक्षा से मूल्यों को वंचित रखना, सी है मनोवैज्ञानिक आधार पर महिलाओं का कमजोर होना, एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो महिलाओं की हिंसात्मक यानी महिलाओं के खिलाफ क्या हो रही है, हिंसा हो रही है, तो उसमें पारिवारिक मूल्यों का जो अभाव, मूल्य मतलब क्या है, एक परिवार में जो नैतिक मूल्य होते हैं कि क्या है, वाइफ को सही अच्छे से रखा जाए, महिलाओं को सर्व सम्मान दिया जाए, बातचीत किया जाए, तो ये हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। शिक्षा से महिलाओं को वंचित रखना, ये भी बात सही है। मनोवैज्ञानिक आधार पर महिलाओं का कमजोर होना, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट, उनका दिमाग जो होता है उनका थोड़ा घूम जाता है, कहने मतलब ये है महिलाओं का जो साइको होता है वो कमज़ोर होता है, वो बहुत ज़्यादा किसी फीलिंग के, किसी भावना में बह भी जाती हैं। कोई मीठी मीठी बातें करेगा तो उसमें क्या होगा, बह भी जाएंगी, यानी कि फीलिंग में आ जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मैं जब संख्या विस्फोट पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि एक भौगोलिक क्षेत्र में जब जन्म दर बहुत ज़्यादा हो और मृत्यु दर बहुत कम हो, तो हमारी वहाँ पर जो स्थिति पैदा होती है वो हमारी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ देख लीजिए, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया कि बच्चे जन्म ज़्यादा लेते हैं और बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं एक्सपायर कम होते हैं, तो वहाँ पर जो होगा हमारा जनसंख्या विस्फोट होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर कितनी थी। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए है 52, 1000 में से 52, बी हमारा 1000 में से 47, सी हमारा 1000 में से 43, एंड डी हमारा 1000 में से 39। तो ये हमारा 47 था। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व के ज़्यादातर विकसित देश संख्या संक्रमण के किस चरण में स्थित है, किस चरण में स्थित है। ए हमारा है पहला चरण, बी हमारा दूसरा, सी हमारा तीसरा, एंड डी हमारा चौथा चरण। तो चौथे चरण में सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अलग एक्स्ट्रा क्लास लेकर बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस एकमात्र राज्य में वर्ष 2001 से 11 तक दशमलव संख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी। तो कहाँ रही थी। ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, बी हमारा नागालैंड, सी है मणिपुर, एंड डी हमारा असम। तो मैंने बताया था कि 2011 की जो गणना हुई थी वहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी कि एक राज्य था ऐसा जो वहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, यानी कि निगेटिव में चली गई थी। तो हमारा नागालैंड था। निगेटिव मतलब ना और ना मतलब नागालैंड। तो ऐसे आप ट्रिक बना के रखिए, नकारात्मक यानी निगेटिव और नागालैंड। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस वर्ष को प्रथम जननांकीय महाभियान वर्ष की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1921, बी हमारा वर्ष 1930, सी हमारा वर्ष 1951 एंड डी हमारा 1971। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अभी तक किस दशकीय वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1951 से 1961, बी हमारा वर्ष 1961 से 1971, सी हमारा है वर्ष 1971 से 1991 एंड डी हमारा है वर्ष 1971 से 1981। तो ये आप मान के चलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 1961 से 71 तक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कुल शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है? मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 37 बच्चे प्रति 1000 पर, बी हमारा है 32 बच्चे प्रति 1000 पर, सी हमारा 29 बच्चे प्रति 1000 पर एंड डी हमारा 24 बच्चे प्रति 1000 पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 29 बच्चे प्रति 1000 पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं में किसे शामिल नहीं किया जाता? किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भिक्षावृत्ति, बी हमारा है बाल अपराध, सी हमारा वेश्यावृत्ति एंड डी हमारा व्हाइट कॉलर क्राइम। क्या है? व्हाइट कॉलर क्राइम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्हाइट कॉलर क्राइम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ इनइक्वलिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है पमेला सेवी, बी हमारा है पामेला चोपड़ा, सी हमारा MM नीलर एंड ऑप्शन नंबर डी व सी। तो दोनों, तो मैं आपको बता दूं MM नीलर और पामेला सेवी ये दोनों की मतलब संयुक्त बुक थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन नंबर ए है 62%, बी हमारा 65%, सी हमारा 70% एंड डी हमारा 73%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 70%। नेक्स्ट है, मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ए है हमारा बाढ़ जलमग्न, बी हमारा सूखा, सी है ए व बी दोनों एंड डी हमारा है भूखमरी। तो यहाँ पर बाढ़ व जलमग्न और सूखा ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के अधिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? अधिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? पहला है हमारा अशिक्षित किसान, बी है निर्धनता, सी है परंपरागत तकनीकी का उपयोग एंड डी हमारा उपसभी। तो इसका कृषि के पिछड़ेपन का उपयोग क्या है भाई? जो हमारा किसान है अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो जान नहीं पाते हैं क्या है, कैसे करना है, निर्धन है, गरीब भी हैं, परंपरागत तकनीकों का उपयोग यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी उपयोग होती है उसका वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सारे फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है, गंदी तथा घनी बस्तियों में निवास करने वाले भारतीय किसानों को किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए खराब स्वास्थ्य से, बी हमारा कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव, सी हमारा अकाल मृत्यु एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? खराब स्वास्थ्य भी होता है, कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, अकाल मृत्यु भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1965 से 1971 में भारत के किस देश के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा जिससे कृषि विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? किसके सभी को पता है भाई, 71 वाला क्या हुआ था? पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, जब युद्ध होता है तो ना, तो युद्ध से देखो एक हरित क्रांति हमारे देश में आई थी। क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी। तो 66 से 67 यानी कि 1966 से 1967 में। तो 1965 में पहले चाइना से हुआ, फिर किससे हुआ? पाकिस्तान से हुआ। तो हमारे देश में क्या हुआ? खाद्यान्न की कमी हो गई। तो इसमें क्या लाई? इसी टाइम लाई गई थी हरित क्रांति 1966 और 67 में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारी जो हरित क्रांति थी किस वर्ष आई थी? तो हमारी हरित क्रांति जो थी 1966 से 1967 में देखने को मिली थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दहेज डांट डांट बुराई है, इससे महिलाओं का आत्मसम्मान कमजोर होता है एवं उनका उत्पीड़न होता है। तो दहेज क्या है? एक सामाजिक बुराई है। क्या है? समाज में होने वाली बुराई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। दहेज सब लेते हैं, सब देते हैं, कोई इससे मुकर नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में परंपरा भी चली है। परंपरा ये है कि अगर किसी बंदे की शादी होती है तो समाज इतना खराब गंदा होता है, इतना क्या मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, समाज इतना गंदा होता है। अगर एक लड़का और लड़की शादी करते हैं और लड़के की शादी में अगर कुछ ना मिले, लड़की वाला दहेज ना दे, तो समाज में ये ताना उन लोगों को मिलता है कि लड़के की शादी हुई और दहेज पे उसने कुछ नहीं दिया, ऐसा ही क्या हुआ? शादी कर दिया, बहुत ही कंजूस था। मतलब ऐसी तमाम की क्या होती है समाज में
लोगों के अंदर भावनाएं जागृत होती हैं कि इस लड़के की शादी हुई, कुछ नहीं दिया, सूखा सूखा निपटा दिया। तो ये क्या होता है, ये समाज में कुरीतियाँ होती हैं, इसी के चक्कर में दहेज क्या है बढ़ता जा रहा है, दहेज को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दहेज हमारा देखो, हमारे देश में कानून बहुत स्ट्रांग बने हैं, एकदम मस्त वाले बने हैं कि दहेज लेना और देना पाप है, इसके लिए कारावास सब कुछ है, लेकिन सभी देते हैं दहेज, इससे कोई मुकर नहीं सकता। ये सब कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन हमारी ज़मीन पर हकीकत कुछ और होती है। सिस्टम में जब लोग आते हैं तब पता चलता है क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है दहेज उन्मूलन हेतु दहेज का निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1955, बी हमारा वर्ष 1961, सी हमारा 1964 एंड डी हमारा 1967। तो ये हमारा 1961 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंध और पैसा बनाने के लिए महिलाओं का प्रयोग डाट डाट के रूप में किया जा रहा है। किसके रूप में? ऑप्शन नंबर है वैकल्पिक इच्छा, बी हमारा वस्तुकरण, सी हमारा आर्थिक सहायता एंड डी हमारा है मूडीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वस्तुकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वैधानिक नियमों के लागू होने के बावजूद दहेज प्रथा आज भी प्रचलित है। क्यों प्रचलित भाई साहब? देखना भी, ए है संवैधानिक रूप से मान्य, बी हमारा है राजनीतिक रूप से मान्य, सी हमारा सामाजिक रूप से मान्य एंड डी हमारा धार्मिक मान्यता। तो वैधानिक नियमों के लागू होने के बावजूद दहेज प्रथा आज भी चलित, क्योंकि क्या है, सामाजिक रूप से मान्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के उत्पीड़कों को शामिल किया जाता है। अच्छा, घरेलू हिंसा का टर्म आया तो घरेलू हिंसा का मतलब ये होता है कि घरेलू हिंसा मतलब घर में होने वाली हिंसा। हिंसा वो क्या होगा, एक वाइफ है, उसका हस्बैंड उसको मारता है, पीटता है, डांटता है, गाली देता है, तो क्या होता है, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगर कोई सास से अपनी बहू को प्रताड़ित करती है, बातों से प्रताड़ित करती है, मारती पीटती है, तो ये सब हमारा घरेलू हिंसा हो जाएगा। देखो, घरेलू हिंसा मतलब घर के अंदर होने वाली हिंसा। और अगर आप कोई रोड पे मारपीट कर रहे हो, झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, तो घरेलू हिंसा नहीं होगी, वो केवल हिंसा होगी। तो आप अंतर जान जाइएगा, तो इसका क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे। तो देखो, घरेलू हिंसा में क्या होगा, शारीरिक यानी कि मारपीट भी होगा, मानसिक यानी कि सास जो होगी वो बहू को क्या करेगी, मानसिक प्रताड़ना देगी, मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना देगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के शिकार अधिकतम किस तरह की महिलाएं होती हैं। सबसे भैया जानते हैं, अविवाहित लड़की बहुत कम प्रताड़ित होती है, जिसकी शादी हो जाती है, विवाहित होती है, वही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित की जाती है। अपने कहाँ आती है, ससुराल जाती है, वहाँ वो उसको प्रताड़ना मिलता है कि आप क्या है, आपके पिताजी ने शादी किया और दहेज कुछ नहीं दिया। ये होता है सास का ब्लेम उस लड़की के ऊपर। तो तमाम प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं हमारे इस समाज में। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा का उद्देश्य हो सकता है। घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या हो सकता है? धन उगाही करना, बी है कमजोरों पर हावी होना, सी है यौन सुख इच्छा रखना एंड डी हमारा उपयोग सभी। तो घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या हो सकता है? धन उगाही मतलब वही का है, लड़की ब्याह के लाई गई तो उसकी सास कहे कि आपको दहेज तो नहीं दिया, मतलब 4 प्रकार की बातें सुनाएगी। तो धन उगाही की बात करती है। कमजोरी पर हावी, भाई वहाँ पर जो बहू जाती है वो कमजोर रहती है, बाकी सब उस पर हावी रहते हैं। यौन सुख इच्छा रखना, ये सब हस्बैंड पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है? ए है अपमान करना, बी है उपहास करना, सी अभद्र भाषा का प्रयोग एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो ये क्या होगा भाई, मौखिक हो या भावनात्मक हिंसा हो, अपमान करना, हंसी मजाक करना, अभद्र भाषा का गाली गलौज देना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे आरोपी को कितने साल की कारावास हो सकती है? कितने साल की कारावास हो सकती है? तो उसे 1 साल की कारावास हो सकती है। नेक्स्ट है आयु के आधार पर पीढ़ियों को कितने भागों में बांटा जाता है। ए है 3, बी है 4, सी है 5 एंड डी है 6। तो आयु के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने? 3 क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष। एक होता है अंतर पीढ़ी संघर्ष, एक होता है अंतः पीढ़ी संघर्ष। ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। पीढ़ियों से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की घटनाएं हुए? ए है राजनीतिक घटना, बी है पारिवारिक घटना, सी हमारा समाजशास्त्रीय घटना एंड डी हमारा है धार्मिक घटना। तो ये हमारा समाजशास्त्रीय घटना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन शैली में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए है नगरीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है केवल ये ए व बी दोनों एंड डी हमारा है सांस्कृतिकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए व बी दोनों। नेक्स्ट है सामूहिक कल्याण का या हित के विरोध
होती हैं और ऐसी परिस्थितियां में माहौल तनावपूर्ण या संघर्षपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व हित प्रभाव, बी हमारा नैतिक हित प्रभाव, सी हमारा प्रभावशाली वर्ग एंड डी हमारा उच्च शिक्षा उच्च जीवन शैली समुदाय। तो यहाँ पर व्यक्तित्व हित प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतर पीढ़ीय संघर्ष के कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ए है वैचारिक, बी है धार्मिक, सी है हमारा सांस्कृतिक, डी है इनमें सभी। तो वैचारिक भी होगा, धार्मिक भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जातिवाद के सामाजिक प्रवृत्तियों में किसे शामिल नहीं किया जाता, किसे शामिल नहीं किया जाता? तो धार्मिक शामिल होता है, सांस्कृतिक भी शामिल होता है, शैक्षणिक नहीं होता, आर्थिक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जातिवाद के कारण प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय एकता, बी हमारा सामाजिक एकता, सी है संपूर्ण एकता एंड डी हमारा उपयोग सभी। तो देखो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की एकता में क्या होगा? छिन्न आएगा। सामाजिक एकता भी विखंड होगी, संपूर्ण एकता भी विखंडता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जातिगत आधार पर आरक्षण की सुविधा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? जातिगत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 12, बी हमारा आर्टिकल 15, सी है आर्टिकल 17 एंड डी हमारा आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 15 के तहत ये हमको प्राप्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्राह्मण क्या होता है भाई? ज्ञान देते थे। क्षत्रिय क्या होते थे? योद्धा के रूप में होते थे। वैश्य क्या होते हैं? व्यापार करते थे। शूद्र क्या है? देखो इसमें सुनो, इसमें कहा गया सम्मिलित नहीं है। तो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन यानी कि पंडित जो होते थे वो ज्ञान देते थे, पढ़ाई करवाते थे। क्षत्रिय योद्धा का काम करते थे, यानी रक्षा करते थे। जो वैश्य होते थे ये सेवा नहीं प्रदान करते थे, ये क्या करते थे? वैश्य जो हमारे थे व्यापारी होते थे, तो ये गलत है। शूद्र क्या और मजदूरी, यानी कि जो हमारे ग्रुप डी लेवल के होते हैं वो हमारे मजदूर होते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं कहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।